बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का 8वां अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। और इस अध्याय के तहत हमने ये जान लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन सी ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोग पैसे कमाते हैं, आय प्राप्त करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने खेती की बात की, कुछ वस्तुएं निर्माण की बात की, कुछ व्यापारियों की बात की, साथ में हमने ये भी जाना कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग सेवाएं देने का कार्य भी करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो श्रमिक होते हैं यानी मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों खेती से संबंधित ही कुछ लोगों की, जो कि अलग अलग लोग हैं और वो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं और उनके क्या क्या समस्याएं होती हैं उस कार्य करने में जो खेती से संबंधित है। इसमें हम बच्चों खेतीहर जो मजदूर होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं, साथ में जो किसान होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं और जो जमींदार होते हैं उन लोगों की कार्य पद्धति क्या होती है, वो किस तरीके से मजदूरों को रखते हैं। तो इन तीनों की हम घटनाक्रम भी पढ़ेंगे यानी कि इनका उदाहरण पढ़ेंगे इनके जीवन से संबंधित। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये आपस में कैसे एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि इनकी जो आमदनी प्राप्त होती है और इनकी जो समस्याएं होती हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों मजदूर की या भूमिहीन कृषकों की। भूमिहीन का मतलब जिनके पास में खेती नहीं होती है, कोई भी खेत नहीं होता है, वो दूसरे के खेतों में जाकर कार्य करते हैं, तो उसको कहते हैं भूमिहीन कृषक। यानी जिसके पास में खेती नहीं है लेकिन वह फिर भी कृषि का कार्य कर रहा है, जो दूसरों के जमींदार के या किसी बड़े किसान के खेतों में कार्य कर रहा है। तो ऐसी ये हम बात करें उससे पहले बच्चों हम ये घटनाक्रम पढ़ते हैं। एक हमारी किताब के अंतर्गत एक लड़की की कहानी दी गई है तुलसी की, जो कलपट्टू गांव की रहने वाली है। तो वो कैसे अपने गांव के अंदर कार्य करती है और उसे कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आती हैं उसका हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, हम सब, ये तुलसी कह रही है, हम सब यहाँ रामलिंगन की जमीन पर कार्य करते हैं। यानी कि रामलिंगन कौन है बच्चों? रामलिंगन एक जमींदार है। जमींदार का मतलब यानी जिसके पास में बहुत सारी जमीन होती है और वह उस जमीन पर कार्य करने के लिए मजदूरों को लगाता है, तो उसे जमींदार कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो रामलिंगन है ये जमींदार है और तुलसी भी, और तुलसी जैसे अन्य मजदूर रामलिंगन की खेती पे कार्य करते हैं, उसकी जमीन पे कार्य करते हैं। उसके परिवार के साथ कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। यानी देखो 20 एकड़ धान है के खेत हैं, कहाँ पर? किसके पास में? रामलिंगन के पास में। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। यानी आपको ये समय ध्यान रखना है, सुबह 8:30 से 4:30 तक की लंबी अवधि में कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा। रामलिंगन की पत्नी है जिसका नाम है करूथम्मा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है करूथम्मा रामलिंगन दोनों ही जमींदार हैं। ये रामलिंगन की पत्नी है करूथम्मा। ठीक है, वह भी काम क्या करती है? वह काम की निगरानी करती है। यानी जो भी मजदूर कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो इसकी निगरानी करती है करूथम्मा। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो बात कही गई है तुलसी के द्वारा वो ये कही गई है कि जो तुलसी जैसे लोग होते हैं जो दूसरे के खेतों में जमींदार के घर पे कार्य करते हैं, तो उनको खेती में कुछ समय ही कार्य मिलता है। तो ये बात कही गई है कि नियमित रूप से काम नहीं मिलता, बल्कि कब मिलता है? जब रुपाई की जाती है धान की तब मिलता है, फिर उसकी निराई की जाती है तब उनको काम मिलता है, और जब धान की कटाई की जाती है तब ऐसे मजदूर लोगों को कार्य मिलता है, यानी कि उनको बुलाकर काम करवाया जाता है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने में तकलीफ होती है। यानी तुलसी की ये समस्या भी है कि जब निराई की जाती है और कटाई की जाती है तो झुककर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से काटना होता है फसलों को। तो जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो कमर से झुककर काम करने में समस्या आ रही है ऐसे मजदूरों को। तो ये भी एक समस्या हो गई। ठीक है, रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी की रेट से यह थोड़ा कम है। ये बात कह रही है कि भाई जब मैं मेरे गांव में कार्य करती थी तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता था, यहाँ पर पैसा भी कम मिलता है, रेट भी कम है। तो ये भी एक समस्या आ गई।
ये ध्यान रखते जाना है बच्चों आपको कौन कौन सी समस्याएं इसके सामने आ रही हैं, उनका फिर हम लास्ट में जिक्र करेंगे कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। फिर भी मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ, रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। देखो ये क्यों कार्य कर रही है इसके पास में, क्योंकि इसको ये भरोसा है कि मुझे नियमित रूप से काम मिलता रहेगा, क्योंकि अगर मैं रामलिंगन के यहाँ पर ही काम करूँगी तो कोई अन्य मजदूर मेरी जगह कार्य नहीं करेगा और मुझे जो कार्य मिलेगा वो नियमित रूप से मिलता रहेगा। तो ये इसको लालच है, इसलिए ये कम पैसे में भी कार्य करती है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। अब ये अपने पति की बात कह रही है। देखो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है कि तुलसी क्या कार्य कर रही है और रमन क्या कार्य कर रहा है, इन दोनों में आपको देखना है कौन कौन सी असमानताएं हैं। ये ध्यान रखते हुए हम पढ़ते हैं, मेरा पति रमन भी एक मजदूर है, यानी क्या है, मजदूरी करता है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में हम खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान के पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। अब आपको देखना है जो इसका पति रमन है वो सिर्फ मजदूरी का कार्य करता है, जबकि तुलसी खेतों में भी काम कर रही है और साथ में घर का भी काम कर रही है। मैं घर में सबके लिए खाना पकाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल से जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। बच्चों इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि तुलसी 2 तरीके से कार्य कर रही है, घर पे भी और बाहर भी। समझ में आ गया? ये हमने जो पूरी घटनाक्रम पढ़ी, इसके अलावा वो ये कहती हैं कि हमारी 2 बेटियां हैं, हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी, उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उससे इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये क्या करते हैं, जो भी भूमिहीन किसान होते हैं ये अपने कार्यों के लिए पैसा उधार लेते हैं। और ये किससे लेते हैं, जो भी जमींदार होता है, ये साहूकार होता है, उससे ये कर्जा लेते हैं। तो जब इनकी बेटी बीमार हुई तो इन्होंने किससे पैसा लिया, रामलिंगन से, यानी रामलिंगन से उधार लिया। और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो पैसा होता है वो इतना होता नहीं है कि वो उस उधार को चुका सके, क्योंकि बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और इनको आमदनी कितनी होती है, एक दिन के 40 रुपए, तो ये आमदनी कम होती है, उधार बड़ा होता है। तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, जितने भी भूमिहीन किसान होते हैं इनको अपने घर की जो भी वस्तुएं होती हैं उनको बेचना पड़ता है। जैसे तुलसी ने अपनी गाय बेची, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास में पशु नहीं होते, तो उनको जो भी अपनी वस्तु होती है, कोई आभूषण होता है सोने चांदी का, उसको बेचना पड़ता है। कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि पूरा घर ही बेचना पड़ जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं बच्चों जो भूमिहीन किसानों के साथ में आती हैं। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक गतिविधि है बच्चों। ये गतिविधि ये समझाती है कि जो तुलसी है वो साल में कितने दिनों तक कार्य करती है, बाकी दिनों उनके पास में कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ पे हमें इस गतिविधि के तहत ये देखना है कि जो साल के महीने लिखे हुए हैं उन महीनों में तुलसी को कितने दिन कार्य मिल रहा है। देखो बीड़ा बनाने का कार्य, यानी कि वो जो बीड़ा बनाने का कार्य करती है वो लगभग जून माह में करती है, ठीक है, गर्मियों के समय में। फिर निराई का कार्य 2 माह चलता है, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 2 माह, फिर उसके कार्य मिल गया। और कटाई का कार्य 1 माह चलता है, नवंबर में। तो यहाँ पर तुलसी को कितने माह तक कार्य मिला, यानी कि एक तो नवंबर में मिला, अक्टूबर और सितंबर में मिला, यानी 3 महीने, और 1 महीने मान लो जून में। यानी कि साल के जो 4 माह हैं उस 4 माह में ही तुलसी काम कर पाती है, यानी कि मजदूरी कर पाती है। तो 4 माह तक ही उसे पैसा मिलेगा। बाकी जो उसको 8 माह तक क्या होगा, जो 8 महीने हैं उसमें तो कोई कार्य ही नहीं है उसके पास में। ये देखो जनवरी फरवरी दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये अगस्त और सितंबर, इन 8 महीनों में उसके पास में कोई कार्य नहीं होता। तो जब काम ही नहीं होगा तो इसे पैसे भी प्राप्त नहीं होंगे। जब ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा कि जो 1 साल के अंदर सिर्फ 4 महीने काम करेंगे तो बाकी 8 महीने जब आमदनी नहीं होगी तो घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। गांव में ऐसा ही होता है, जब भी
खेती का काम आता है तो लोग 2 या 3 महीने तक खूब काम करते हैं, उसके बाद में बाकी महीनों में उनके पास में कोई काम नहीं होता, इससे उन्हें आमदनी प्राप्त नहीं होती और वो फिर उन आय के कम स्रोत होने के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। अब हम बच्चों ये देख लेते हैं कि इस गतिविधि के तहत जो भी हमने पढ़ी है, ये पीछे हमने जो ये देखा है, इसमें आपने देखा कि तुलसी ने साल भर में कमाई के मौके उसे कम मिल रहे हैं। इसी के आधार पर जो तुलसी की हमने पूरी कहानी पढ़ी है, उससे हमें ये प्रश्न करने हैं, ये गतिविधि करनी है। तुलसी के काम का विवरण कीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग था। ये बच्चों आपको एक तरफ तुलसी का काम लिखना है, यानी तुलसी क्या क्या कार्य कर रही है, और उसका जो पति है रमन, वो कौन कौन से कार्य कर रहा है, उन दोनों का आपको अंतर करना है। दोनों में अंतर करके ये पता लगाना है कि तुलसी ज़्यादा काम करती है या रमन ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये आपको पहला करना है। दूसरी गतिविधि है, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूर कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है उन्हें, ये मैंने आपको बताया था जब हमने तुलसी का घटनाक्रम पढ़ा था। तो तुलसी को 40 रुपये ही मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो रामलिंगन के खेतों में काम करने के लिए राजी थी। तो वो क्यों राजी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तीसरी गतिविधि के अंतर्गत प्रश्न है, आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहां खेतीहर मजदूर किस तरीके से काम करते हैं। ये आप अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें आप खेती बाड़ी करते हुए देखते होंगे, तो उसके बारे में आपको लिखना है, कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है, मजदूर किस तरीके से कार्य करते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग कार्य किया जाता है, तो आपको अलग अलग समय के अनुसार उन कार्यों को लिखना है। ठीक है, यानी जनवरी फरवरी में कैसा कार्य होता है, मार्च अप्रैल में कैसा कार्य होता है, तो उन सब की आपको लिस्ट बनानी है। चौथा प्रश्न है, अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, चर्चा कीजिए। यानी कि अभी तुलसी जमींदार के खेतों में कार्य कर रही है, लेकिन समझ लो कि तुलसी के पास में खुद के खेत होते तो उसकी आमदनी में क्या फर्क आ जाता, कम आमदनी होती, ज़्यादा आमदनी होती, काम का बोझ ज़्यादा होता, कम होता, उन सब के बारे में आपको सोच के और फिर ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ये जो पूरा हमने किस्सा पढ़ा तुलसी का, उसमें कौन कौन सी समस्याएं, साथ में ऐसे तुलसी के जैसे जो भी भूमिहीन किसान हैं जो जमींदारों के खेतों में काम करते हैं, उनको कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो उसको हम देखते हैं। गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी व जलावन लकड़ी लाने में, जानवर चराने में बीतता है, जिससे उन्हें आमदनी नहीं होती है। गांव के जो लोग होते हैं वो ये कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, बहुत दूर से जंगलों में से लकड़ी चुग के लाना पड़ता है, और ये ज़रूरी होता है। साथ में वो अपने जानवरों को भी चराते हैं, ये ज़रूरी होता है, लेकिन इससे इनको कोई भी आमदनी नहीं होती, तो ये इनके पास में एक समस्या है। दूसरी, हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40%, ये याद रखना है, कितने प्रतिशत, 40% खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि जो दूसरों की खेती में काम करते हैं उनको खेतीहर मजदूर कहते हैं। और हमारे देश के 40% लोग ऐसे ही हैं जो दूसरों की खेती में मजदूरी का कार्य करते हैं। इन्हें पूरे वर्ष काम नहीं मिलता। अभी हमने देखा था कि साल में 4 माह ही ऐसे खेतीहर मजदूरों को कार्य मिल पाता है, जब कृषि की रुपाई की जाती है, कृषि की निराई की जाती है, कटाई की जाती है, उन महीनों के अंदर ही इन मजदूरों को काम मिलता है, बाकी महीने इनको कोई भी आमदनी नहीं होती है। तो फिर ये क्या करते हैं, जब इनको कोई काम नहीं मिलता बाकी 8 महीने, तो ये शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, यानी कि शहरों में जाके कोई भी काम धंधा ढूंढते हैं और वहाँ पर जितना भी कार्य इनको मिलता है वो करते हैं। कम वेतन में काम करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास में जब कोई भी आमदनी का सोर्स नहीं होता है, कोई स्रोत नहीं होता है, साधन नहीं होता है, तो फिर इनको ये लगता है कि जितने पैसे मिल रहे हैं ठीक है, तो इसलिए फिर ये राजी हो जाते हैं कम वेतन में काम करने के लिए। और फिर ये लंबे समय तक, यानी कि वेतन मिलता है कम, लेकिन काम इनको बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घंटे इनको काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से इनका एक तरीके से शोषण होता है, लेकिन फिर भी ये लोग कम पैसे में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब
ये तो हमने पूरा बात कर ली भूमिहीन किसान की। अब हम बात करते हैं जो किसान जिनके पास में भूमि है, यानी कि खेत तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने ही खेत हैं जिनसे उनका खर्चा चल सके। तो उन किसानों की बात करते हैं जिनके पास में कम भूमि होती है। उसके लिए हम दूसरे एक व्यक्ति की घटनाक्रम की चर्चा करते हैं, जो है शेखर की कहानी पढ़ते हैं बच्चों कि किस तरीके से शेखर अपने जीवन को चलाता है और वह अपने खेतों में काम करता है। इसको हम देखते हैं बच्चों। ये ध्यान रखना है, तुलसी के पास में भूमि नहीं थी, वो भूमिहीन थी, दूसरे के खेतों में कार्य करती थी। शेखर के पास में भूमि है लेकिन वो कम है, तो इसे हमें दोनों में तुलना भी करते हुए चलना है कि दोनों किस तरीके से इनका जीवन भिन्न है, कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन सी असमानताएं हैं। चलो एक बार हम देख लेते हैं। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। ये शेखर कह रहा है ये धान निकाल के कि हमें ये धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। कितनी जमीन है शेखर के पास में? 2 एकड़। ठीक है, हम अपने खेतों का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। बच्चों, गाँव में ऐसा होता है कि जो ये छोटे किसान होते हैं ये आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। कैसे? जो भी किसान होते हैं एक दूसरे के खेतों में जाकर कार्य कर लेते हैं, बदले में वो दूसरे खेत वाले शेखर के खेतों में आकर काम कर लेते हैं। तो ये गाँव के अंदर एक सहायता की पद्धति चली आ रही है, यानी कि लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का काम करवाते हैं। तो शेखर भी यही कह रहा है कि मैं मजदूर नहीं रखता, क्योंकि शेखर के पास में खेत इतने कम है कि मजदूरों को पैसा देने के जितना पैसा इसके पास में खेतों से कमाई होता नहीं है, इसलिए ये आपस में सहायता लेकर कार्य कर लेता है। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अब एक समस्या आई है, इन समस्याओं को आपको देखते हुए चलना है। पहली समस्या क्या आई है कि शेखर बीज के लिए और खाद के लिए पैसा उधार लेता है, कर्जा लेता है। किससे लेता है? वो व्यापारियों से। ठीक है, और जब वो उस पैसे को चुकाने के लिए वो क्या करता है? अपने धान को, अपने चावल को कम पैसे में बेच देता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। जब भी फसल उगती है और उसकी कटाई होने के बाद में जब अनाज निकल के आता है, तो जो व्यापारी होते हैं जिनसे उधार लिया होता है बच्चों, उनका एक व्यक्ति आता है और वो आके बताता है कि आपके इतने पैसे हैं, तो इसलिए आप धान व्यापारी को ही बेचें, जिसे एजेंट कहते हैं। तो ऐसे एजेंट गाँव के अंदर आ जाते हैं जब भी फसल का निकालने का समय होता है। तो ऐसे ही शेखर के पास में भी एजेंट आ गया और फिर उसने क्या कहा? जिन किसानों ने उधार लिया है उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत में से 60 बोरी धान प्राप्त हुई हैं। कितनी बोरी? 60 धान मिली है, 60 बोरी। इनमें से कुछ से अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। समझने की ज़रूरत है बच्चों, गाँव में किस तरीके से शेखर जैसे जो किसान होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है वो अपना खर्चा चलाते हैं। किसान अपने खेत में काम करता है, लेकिन वहाँ पर जो आमदनी होती है वह उसको इतनी होती है कि कुछ पैसे से कुछ बोरी बेच के तो वो उधार चुका देता है। बाकी जो उसके पास में आमदनी होती है उससे वो अपने घर का खर्चा जो 8 महीने तक ही चला पाता है। बाकी 4 महीने का खर्चा कहाँ से प्राप्त हो? तो इसके लिए वो क्या करता है? दूसरी जगह पे कार्य करता है। दूसरी जगह कहाँ? रामलिंगन के। रामलिंगन एक जो जमींदार है वह मिल भी चलाता है, तो उस मिल में जाके ये कार्य करता है। तो वो लोगों के जो भी खेत हैं वहाँ से चावल इकट्ठा करता है और साथ में उनके घर में जो गाय हैं या पशु हैं उनका दूध भी बेचकर आमदनी कमाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बाकी लोग होते हैं जिनके पास में थोड़ी ज़मीन होती है, तो वो अपने खेतों में भी काम करते हैं, बाकी समय में वो कुछ अलग कार्य करते हैं, जैसे पशु चराने का है, पशुओं को जो दूध होता है उसको बेचने का है, या फिर और भी किसी तरीके की वस्तु निर्माण का काम कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि गांव के अंदर बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उनके निर्माण का भी कार्य किया जाता है। जैसे मान लो पापड़ मंगोड़ी बनाना है,
चावल के पापड़ बनाना है, साथ में टोकरियां बनाना है, कुर्सियां बनाना है, या और भी कोई ऐसे कार्य होते हैं, कढ़ाई बुनाई के कार्य हैं, ऐसे कार्य किए जाते हैं ताकि इनको अलग से आमदनी प्राप्त हो सके, खेती के अलावा इनको आय मिल सके। तो इसमें बच्चों एक आप देख सकते हो सहकारी समिति का जिक्र आया है। तो सहकारी समिति क्या होती है बच्चों, इसको भी आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो शेखर है अपनी गाय का दूध सहकारी समिति में बेच के आता है। बच्चों सहकारी समिति एक ऐसी समिति होती है जो गांव के लोग आपस में मिलकर ही एक ऐसी संस्था बना लेते हैं और उसमें कुछ लोगों को चुन लेते हैं। ठीक है, ये संस्था ग्राम के लोगों के लिए ही कार्य करती है, उन्हीं की सामग्री को खरीदती है और जो पैसा आता है उसको उन्हीं गांव के लोगों में बेच देती है। इसको सहकारी समिति कहा जाता है और ये ग्रामीण लोग अपने विकास के लिए खोलते हैं। तो ये जो सहकारी समितियां होती हैं ये बच्चों गांव के विकास के लिए इनको लोन भी देती है, ऋण भी देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है छोटी मात्रा में जब ऐसे किसान होते हैं वो धीरे धीरे करके अपना जो पैसा होता है सहकारी समिति का लोन का वो चुका देते हैं। तो ऐसे सहकारी समिति बहुत सारे कार्य करती है ग्रामीण क्षेत्र में। मुख्य रूप से ये जो दुग्ध सहकारी समिति ज़्यादा गाँव के अंतर्गत सक्रिय है, क्योंकि गाँव के लोग होते हैं वो अपने पशुओं का दूध इसमें आसानी से बेच देते हैं और फिर इनको नियमित रूप से पैसे प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ ले। अब आपने ये पूरी घटनाक्रम पढ़ ली शेखर की, कि शेखर किस तरीके से कार्य करता है, कैसे उसे आमदनी होती है, कैसे वो अपने खेतों के अलावा कार्य करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसे कौन कौन सी समस्याएं इसके सामने आई, कौन कौन सी ऐसी दुविधाएं हैं जिनका इसने सामना किया, यानी कि शेखर जैसे और लोग भी हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहली समस्या तो क्या आई, कर्ज का भार। कर्ज का भार क्यों हुआ कि जब ऐसे छोटे किसान होते हैं उनके पास में आमदनी अच्छी नहीं होती, जब भी उनको कोई बड़ा काम करना होता है, मान लो घर का मकान बनाना है या कोई शादी ब्याह करनी है या और भी कोई खर्चा आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तब ऐसे समय में इनके पास में बड़ी रकम नहीं होती तो फिर इन लोगों को क्या करना पड़ता है, दूसरे से उधार लेना पड़ता है और उधार लेने को ही कर्ज कहा जाता है। ठीक है, और ये उधार किससे लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी साहूकार होता है, जो भी जमींदार होता है बड़ा, उससे ये पैसा लेते हैं और फिर इस पैसे को चुकाने को इनमें काफ़ी समय लग जाता है। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि इस पैसे को ये चुका ही नहीं पाते हैं और लगातार ये जो पैसे की रकम है ये बढ़ जाती है ब्याज लगते लगते, और फिर ये बड़ी रकम न चुकाने के कारण कई बार कई दुर्घटना भी कर लेते हैं किसान अपने साथ में। तो वो एक बार हम इसको देख लेते हैं। जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए साहूकार से पैसा उधार लेते हैं शेखर जैसे जो छोटे किसान होते हैं वो, ये पैसा बीज खाद कीटनाशक खरीदने के लिए भी लिया जाता है। अगर मान लो बीज अच्छी किस्म का न निकला हो या फिर ऐसा हो कि कोई मौसमी कोई प्रकोप हो गया हो, पानी बारिश नहीं हुई हो या अकाल पड़ गया हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो या कीड़ा लग गया हो फसल में, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फसल नष्ट हो जाएगी। और अगर फसल नष्ट हो जाती है तो आमदनी नहीं होगी, उतना पैसा नहीं मिलेगा कि उधार चुका दिया जाए, और फिर उधार चुकाया नहीं जाता, फिर अगले साल वह और बढ़ जाता है। ठीक है, कई बार परिवार को चलाने के लिए भी इनको उधार लेना पड़ जाता है, मान लो पढ़ाई का खर्चा है बच्चों के, या फिर कई बार स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं तो ऐसे में भी उधार लेना पड़ जाता है। अब जब चुकता नहीं है उधार तो ये राशि बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी रकम में बदल जाती है और फिर इसको उतारने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कमा कर भी इस पैसे को नहीं उतार पाते किसान। और ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि किसान कर्जे तले दब गया, यानी बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और जिसको किसान नहीं चुका पा रहा है, तो फिर वो क्या कर लेता है, जब ऐसे बोझ के नीचे वो दब जाता है, उसे कोई उपाय नहीं समझ में आता, तो कई बार कुछ क्षेत्रों के किसान आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि जब बार बार में साहूकार उन पर दबाव डालता है तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता और वो फिर अंत में क्या करता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है, जिसे आत्महत्या कहा जाता है। तो ऐसे किसान कई बार कर्जे के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एक समस्या हो गई बच्चों जो हम छोटे किसानों के जीवन से संबंधित है। ऐसी और भी कई समस्याएँ होती हैं। ठीक है, कि हमने पढ़ लिया
छोटे भूमिहीन किसानों के बारे में, छोटे किसान हैं उनके बारे में। अब रामलिंगन के बारे में बात करते हैं। रामलिंगन कौन है? एक जमींदार है, यानी बड़ा किसान है जिसके पास में काफ़ी ज़मीन है। तो उसका जीवन क्या है, वो किस तरीके से जीवन जीता है, किस तरीके से आमदनी कमाता है। इसके लिए बच्चों रामलिंगन और करूथमा, करूथमा कौन है? रामलिंगन की पत्नी। जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास चावल की एक मिल है और कीटनाशक दवा की एक दुकान है। देखो इसके पास में जमीन भी है, साथ में दूसरे भी साधन हैं जिससे आमदनी होती है, वो है चावल की मिल और एक दुकान भी है जो कि कीटनाशक दवा बेची जाती है जिस दुकान में। अपने कार्य के लिए ये बैंक से ऋण या लोन लेते हैं। अभी देखो जमींदार कहाँ से पैसा उधार लेते हैं? बैंकों से। ये आपको ध्यान रखते जाना है क्योंकि इनमें अंतर भी हमें करना है कि किस तरीके से तुलसी का जीवन, शेखर का जीवन और रामलिंगन का जीवन भिन्न है। तो शेखर ने उधार लिया, तुलसी ने उधार लिया जमींदारों से, रामलिंगन से, ठीक है। लेकिन रामलिंगन अपने खर्चे को चलाने के लिए कई बार पैसे की जरूरत होती है तो उधार कहाँ से लेता है? बैंक से, जिसको हम क्या कहते हैं? लोन कहते हैं, ऋण कहते हैं। तो ये कई बार बैंक से ऋण लेता है। ये कलपट्टू के आसपास के गाँवों से धान खरीदते हैं। अब देखो ये चावल उगाने का भी कार्य करता है, जमीन के अंदर बहुत सारे मजदूरों को लगाकर भी कार्य करता है। साथ में अपनी मिल को चलाने के लिए आस पड़ोस के जो भी गांव हैं वहाँ के किसानों से ये क्या कर लेता है? चावल खरीद लेता है, ठीक है। चावल मिल के चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे अच्छी खासी कमाई होती है, यानी कि जब ये चावलों को अपने अड़ोस पड़ोस के किसानों से सस्ते दामों पर खरीद लेता है। सस्ते दामों पे क्यों खरीदता है बच्चों? क्योंकि ये उधार देने का भी कार्य करता है। जब किसानों को उधार देता है तो उन किसानों से सस्ते दामों पर चावल खरीद लेता है, तो इससे काफ़ी कमाई होती है। साथ में ये कीटनाशक दवा भी चलाता है, कीटनाशक दवा की दुकान, तो इससे भी उसको काफ़ी कमाई होती है। तो बच्चों ये आप देख सकते हो कि जो हमने तीनों जगह पे बात की, उन तीनों जगह में क्या क्या अंतर है। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो रामलिंगन की 20 एकड़ जमीन का एक हिस्से पर रोपी गई धान का चित्र है। इस फसल में तुलसी जैसे खेतीहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, यानी कि ये जो किसान होते हैं, छोटे किसान या मजदूर, जो खेतीहर मजदूर होते हैं, वो ऐसे जमींदारों के खेतों में कार्य करते हैं। अब ये जो हमने ये भाग पढ़ा बच्चों, इसमें हमने 3 घटनाक्रम पढ़े। सबसे पहले हमने भूमिहीन किसान के रूप में तुलसी की घटना पढ़ी कि तुलसी अपने जीवन को कैसे चलाती है। उसके पास में साल में 4 महीने ही कार्य होता है, यानी साल में वो 4 महीने कार्य करती है, 8 महीने उसके पास में कोई रोजगार नहीं होता। दूसरा हमने शेखर की बात की। शेखर जो कमाई करता है उससे उसके परिवार का 8 महीने का खर्चा चलता है, बाकी 4 महीनों के खर्चों के लिए उसे बाहर काम करना पड़ता है। साथ में हमने रामलिंगन जो जमींदार है उसकी बात की, यानी कि इसके पास में अपनी जमीन होने के अलावा भी कई अन्य साधन है जिससे ये कमाता है और काफ़ी मात्रा में ये पैसा कमाता है और इस पैसे से फिर ये लोगों को उधार देता है। छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उधार देके ये अपना काम चलाता है। तो इनमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं बच्चों, और इनमें कुछ ऐसे भी लोगों का, जो किसान लोग हैं उनका भला भी होता है कि उन्हें आसानी से, मान लो जैसे तुलसी है उसको आसानी से काम मिल जाता है, उसे बाहर जाना नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही कई घटना हमारे गांव में भी होते हैं, उनके बारे में आप अनुभव के आधार पर समझ सकते हैं, इन घटनाओं से उनको जोड़ के, ठीक है, कि हमारे गांव में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे लोग हैं जो तुलसी के जैसे हैं, ऐसे लोग हैं जो शेखर के जैसे छोटे किसान हैं, और ऐसे कौन लोग हैं जो जमींदारी का काम करते हैं, यानी कि जिनकी ज़मीनों में बाकी मजदूर कार्य करते हैं। तो इनको आप अपने अनुभव के आधार पर इनके अलग अलग घटनाक्रम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भाग हमारा यहीं पर समाप्त हो गया बच्चों। अगले भाग के अंदर हम ये जानेंगे कि इनके अलावा, खेती के अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से कार्य होते हैं और वो किस तरीके से किए जाते हैं। तब तक के लिए बनी रहिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।